हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे पीवाईक्यूज डिस्कशन सीरीज में। आज हम ये पीवाईक्यूज डिस्कशन अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो 26 जुलाई को है उसको ध्यान में रख कर रहे हैं। पर इसके अलावा तुम्हारे आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है ना, जिनमें जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेनली डिस्कस करेंगे। तो तुम एक चीज देखोगे कि चाहे वो अपकमिंग, जैसे हम आसाम पीसीएस की बात करें, 5 जुलाई को आसाम पीसीएस का पेपर है, यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर आने वाला है। तो अपकमिंग ऐसे जो भी एग्जामिनेशन है जहां पे जनरल स्टडीज सिलेबस में है, ये पीवाईक्यूज ना आपको 15 to 20% तक डायरेक्ट क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। हाँ, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 से 20% तक जो क्वेश्चन रहता है ना, वो डायरेक्टली तो पीवाईक्यू का होता है, बस उसको थोड़ा चेंज किया जाता है। और इन पीवाईक्यू एनालिसिस से तुमको यही सीखने की जरूरत है। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पे मैंने पहले भी पीवाईक्यूज का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी मैं और ढूंढ कर नए नए पीवाईक्यूज तुम्हारे साथ डिस्कस करवाते जाऊंगा। जैसे आज जब मैं इन पीवाईक्यूज को देख रहा था, इनको एनालाइज कर रहा था तुम्हारे लिए, तो मैंने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में पहले कभी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर वो क्वेश्चन आगे जाके बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे गए, या बिहार में कोई एग्जामिनेशन पूछा गया था, फिर वो आसाम में या फिर यूपीएससी में, यूपीएससी वाला फिर दूसरे एग्जामिनेशन में, ऐसे करके ना क्वेश्चंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बस रिसाइकिल किया जाता है, रिवॉल्व किया जाता है। दैट्स व्हाई पीवाईक्यू डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और तुमको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। इस सेशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे लास्ट में, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे चाहिए। प्रैक्टिस सेशन का आंसर, प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर, ये मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। जहां पे अलग से नोट्स की जरूरत है वो भी मैंने बना रखा है। चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। समझो, पीवाईक्यू में सिर्फ आंसर एबीसीडी नहीं ढूंढना है, पूरा एनालिसिस करना है। With reference to the हड़प्पन civilization, consider the following statement। यहां पर तो वैसे भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने में बड़ा सिंपल लगते हैं पर उतने ही टफ होते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ने में लंबा सा एकदम राम जी की कहानी जैसी होती है पर बड़ा सीधा होता है, राम जी के कहानी से सीखने लायक सीख के जैसा। चलो पहला स्टेटमेंट क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, मतलब जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये स्टेटमेंट, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इंडिकेटिंग देयर कल्चरल लिंक। अब देखो बात क्या है ना कि ऑब्वियसली इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कल्चरल एक्सचेंज होता था। कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सचेंज भी होता था, है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया या इजिप्ट के क्या थे, कंटेम्पररी थे। देखो एक क्वेश्चन यहां से भी समझ में आ रहा है, यही पीवाईक्यू से हमें सीखना है। बट एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं था गाइज, इट वाज नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका। एग्जैक्ट रेप्लिका कहने का मतलब कि जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखा गया है ना, ऐसे नहीं आम मछली और ऐसे ऐसे सिंबल्स बना के जो लिखते थे, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है। अगर एग्जैक्ट रेप्लिका होती तो फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो टेक्स्ट हैं उसको पढ़कर हम सेम वैसा ही देखकर यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट भी नहीं समझ लेते हैं, टेक्स्ट जो लिखे हुए वो नहीं समझ लेते। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, सिमिलैरिटीज कुछ देखने को मिली है कि यहां पर भी ऐसे आम मछली और जो भी ऐसे सिंबल जो बनाते थे वो सिमिलर सिंबल्स हमको मेसोपोटामिया में दिखे। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। कल्चरल एक्सचेंज होता था, इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था, बहुत सारी चीजें दिखी हमें सिमिलर, बट स्क्रिप्ट एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है। क्लियर हो गया ये बात। सेकंड क्या है, द यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट। वेट्स एंड मेजरमेंट, अब चाहे वो लंबाई नापने के लिए हो या वजन नापने के लिए हो, उसका जो मेजरमेंट था ना वो यूनिफॉर्म था थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, रिप्रेजेंटेड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर। कि बढ़िया हम स्टैंडर्ड वेट यूज करते थे पूरे सिविलाइजेशन में। अब जैसे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते तो कुछ प्लेस तो जैसे पाकिस्तान में हो गया, जैसे मेहरगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस मेहरगढ़, और मोहनजोदाड़ो एक टाइम में सबसे बड़ा प्लेस होता था, बाद में राखीगढ़ी बन गया। हड़प्पा पहला प्लेस, जैसे रिंकिया के पापा, काहे कि रिंकी बड़ी बेटी है इसलिए रिंकिया के पापा हो गए, तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाते हैं, है कि नहीं। और तुमको ना रिवाइज करने के टाइम में रिवाइज करना है कि अच्छा हड़प्पा से इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन में क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला। ये सब प्रीलिम्स में खूब मजा आता है पूछने में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, आसाम पीसीएस हो, बंगाल पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कुछ हो, सब में। ठीक है, तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, अलग अलग प्लेसेस हो गए। बट इन सब प्लेसेस में क्या देखा गया कि वेट्स के और बाकी लेंथ ब्रेथ मेजर करने का जो भी पैमाना होता था, जो मेजरमेंट होता था, वो यूनिफॉर्म था।
वो स्टैंडर्ड था हमारे जैसा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक बढ़िया अच्छा खासा डेवलप्ड इनका मार्केट सिस्टम था। भले मार्केट में पैसा नहीं चलता था गांधी बापू वाला, बट बार्टर मेथड ऑफ एक्सचेंज से ही में एक्सचेंज करते थे, लेकिन इनका मार्केट सिस्टम बहुत बढ़िया था। ये वाला स्टेटमेंट भाई हम करेक्ट मानेंगे कि पहला तो रॉन्ग था, स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म नहीं था, बट वेट के मेजर्स, बाकी मेजरमेंट्स के मेजर यूनिफॉर्म थे। ठीक है। थर्ड, ये सब ना मेंस के आंसर लिखने में भी पॉइंट में यूज होगा, आप मेंस में इसको पॉइंट में यूज कर सकते हैं, है ना, प्रीलिम्स मेंस में भी हेल्प कर रहा है पीवाईक्यू तुम्हारा। थर्ड क्या है, द हड़प्पन पॉटरी वॉज मोस्टली हैंडमेड एज दे वर अनअवेयर ऑफ पॉटर्स व्हील। इसके कहने का मतलब है कि भाई हड़प्पा में जो पॉटरी बनती थी वो सब हाथ से बनती थी, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को पॉटर्स व्हील नहीं मालूम था। अरे ऐसे कैसे होगा, पगला है भाई। जो पॉटर्स व्हील है ना, पॉटर्स व्हील देखे हो ना, जिससे सोनाक्षी सिन्हा वो पॉटरी बना रही थी और सलमान भाई आते हैं, सोनाक्षी सिन्हा एक बड़ा बढ़िया सा डायलॉग बोलती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। अब पता नहीं उनका थप्पड़ और प्यार के बीच का कंफ्यूजन हो गया था कि क्या था। तो पॉटर्स व्हील सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा के टाइम में थोड़ी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी था पॉटर्स व्हील। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले जो नियोलिथिक पीरियड था ना गाइस, नियोलिथिक पीरियड, राइट, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, तो ये नियोलिथिक पीरियड के टाइम में भी पॉटर्स व्हील के हमको एग्जांपल मिले हैं। तो जब भाई नियोलिथिक पीरियड में है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, नवपाषाण काल, तो जब नवपाषाण काल में है, नियोलिथिक पीरियड में है, तो उसके बाद जब आगे थोड़े समय के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा तो उसमें नहीं होगा पॉटर्स व्हील। तो सोनाक्षी सिन्हा यूज कर रही थी, तो भाई हमारे आईवीसी वाले ऋतिक रोशन काहे नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। ऋतिक रोशन रहते थे भाई आईवीसी में। खाली ये वो स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पूछ रहा था करेक्ट या इनकरेक्ट, ये भी ध्यान देना है, करेक्ट ढूंढना था। हाउ मेनी, तो हाउ मेनी में भाई आंसर क्या होगा, ओनली वन। बन गया। ऐसे करके एनालिसिस करना है, नोट्स बनाना है, बनाते जाना, जहां पे एक्स्ट्रा नोट की जरूरत होगी मैं दे दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे तो मैंने नोट्स में अटैच कर दिए हैं, बाकी जगहों पे तुम खुद से नोट डाउन कर सकते हो, याद रख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौर्यन पीरियड इन बिहार। बिहार में मौर्यन पीरियड से रिलेटेड है ना। पहला स्टेटमेंट क्या, चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर बाय ओवरथ्रोइंग द नंद डायनेस्टी। अब ये बात तो सही है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, अपने मेंटोर चाणक्य, जिनका मतलब ओरिजिनल नाम क्या है, विष्णुगुप्त, है ना, या बोल सकते हैं जन्म का नाम क्या है, विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनके ही लीडरशिप में इन्होंने धनानंद को हराकर कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश की, मौर्यन डायनेस्टी। करेक्ट। अशोकाज एडिक्ट्स फाउंड एक्सटेंसिवली इन बिहार। एक्सटेंसिवली इन बिहार लिखा है बाबू, मतलब कहने का कि बिहार में खूब मिले हैं, एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा है कि खाली बिहार में मिले हैं। बिहार के अलावा भी अशोक का साम्राज्य था ना, पहले ये बिहार यूपी ऐसा डिवीजन थोड़ा ही था। एक्सटेंसिवली मिले हैं। प्रोमोटेड अ पॉलिसी ऑफ धम्म बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में तो 10 मिनट सीरीज में भी तुमको समझाया है, सारा मेजर रॉक एडिक्ट वहां पे खत्म है, वहां से क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो अशोकाज एडिक्ट्स फाउंड एक्सटेंसिवली इन बिहार, प्रोमोटेड अ पॉलिसी ऑफ धम्म मींस टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। एकदम सही बात है। अशोक अपने धम्म तो उसकी वही थी ना, धम्म में ना डायरेक्ट बुद्धिस्ट टीचिंग था, ना जैन टीचिंग था डायरेक्ट। धम्म में क्या था, धम्म में था बुद्धिस्ट जैन हिंदू टीचिंग से सीखकर एथिकल आइडियाज को प्रमोट करना, सत्यमेव जयते, बड़ों का सम्मान करना, औरत का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, स्लेव का काइंड ट्रीटमेंट करना। अपने लोगों को बोला था ना, मेजर रॉक एडिक्ट 3 याद करो, समझाया था उस वीडियो में, जाके देख लेना, 10 मिनट में पूरा रॉक एडिक्ट खत्म हो जाएगा। मेजर रॉक एडिक्ट 3 में ही बोला था ना अपने ऑफिसर्स को कि भैया तुमको रेगुलर इंटरवल पे जाके विजिट करना है, सिविल सर्विसेज बेहतर हो जाएगी अगर वो प्रिंसिपल हम आज अप्लाई कर दे। वो क्वेश्चन भी पूछा गया है दोबारा भी, इसलिए मैं बोलता हूं कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्या है, मेगास्थनीज और ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। ये गलत हो गया बाबू, क्या कि मेगास्थनीज जो है ना, मेगास्थनीज को भेजा था सेलुकस निकेटर ने। अब सेलुकस निकेटर के साथ कहा जाता है कि सेलुकस निकेटर की बेटी और चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी हुई थी, है ना। ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस किस तरह से डायनेस्टी एम्पायर स्टेब्लिश करने में यूज कर सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बताया, इससे ग्रीक के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। अब भाई जो सेलुकस निकेटर की बेटी है वो भी तो पापा की परी थी। अब आजकल तो पापा की परी पापा से वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, तभी कौन सा वीडियो कॉल, तभी कौन सा व्हाट्सएप। तो सेलुकस निकेटर क्या किया, वो एम्बेसडर भेज दिया, किसको भेज दिया, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज जाके यहाँ इतना इंप्रेस हुआ कि भाई फिर गाना बन गया चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी ग्रीस में पधारे, ऐसा गाना बना होगा नहीं। तो मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस निकेटर नाम का राजा भेजा था, किसके कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के।
है ना, सेल्यूकस निकेटर के जो दामाद जी थे। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हाउ मेनी करेक्ट पूछ रहा है, क्या चूज करेंगे हम? ओनली 1 and 2, यही है ना, ओनली 1 and 2 बना। बाकी बिंदुसार के टाइम में भी एगो एम्बेसडर आया था। कौन एम्बेसडर आया था बिंदुसार के टाइम में भाई? तो बिंदुसार के टाइम में जो एम्बेसडर आ रहा है उसका नाम है डेमेकस। डिमेकस नाम का एम्बेसडर बिंदुसार के टाइम में आया था, जिसको भेजने वाले राजा का नाम है एंटियोकस I। याद रखोगे ये, तुम याद रखोगे ये हर प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स हो, एपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई स्टेट का पीसीएस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के टाइम में जो ग्रीक एम्बेसडर आया था उसका नाम है डेमेकस, जिसको भेजा था किंग एंटियोकस ने। एक्चुअली बिंदुसार जो था ना, अब बड़े बाप का अच्छा ही बेटा था, तो इसको बहुत चीज की लत थी। जैसे इसको स्वीट वाइन भी पीने में बड़ा मजा आता था, तो बिंदुसार ने ये जो एंटियोकस नाम का राजा, इसको बोला कि भैया थोड़ा सा स्वीट वाइन वगैरह भेज देना और बाकी फिग्स वगैरह भेज देना, और साथ में एक ग्रीक फिलोसफर भी भेजना। तो एंटियोकस ने बोला कि ना, हम ग्रीक फिलोसफर तो नहीं भेजेंगे, हम तुमको दारू भेज देंगे, खूब दारू पियो, मस्त रहो, फिग्स भेज देंगे, खाओ उसके साथ, बट हम फिलोसफर नहीं भेजेंगे। ग्रीक कल्चर में फिलोसफर नहीं भेजा जाता है। एम्बेसडर भले भेजेंगे। एम्बेसडर के रूप में किसको भेजा? डेमेकस को। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर के बारे में। बहुत बढ़िया, विजयनगर एम्पायर के बारे में। इससे भी रिलेटेड थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, वो हम यहाँ अटैच कर दिए, एक्सप्लेन भी करेंगे। चलो, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किसने किया भाई? तो दो गो भाई थे, जैसे हम है दो भाई, हरिहर एंड बुक्का, है ना। हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाई ने, और यहाँ पे ना 4 को डायनेस्टी हमको पढ़नी है। एक तो हरिहर एंड बुक्का वाली डायनेस्टी, जैसे इन दोनों भाई वाली, क्या बोलते हैं उनको? कौन सी डायनेस्टी? संगम। फिर कौन सा? सलुवा। फिर कौन सा? टुलुवा। फिर कौन सा? अराविडू। सबसे ग्रेट रूलर टुलुवा डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय। राय माने भी क्या है? राय माने राजा, है ना, कृष्णदेव राय। ये ऐसे याद रखना है, संगम, सलुवा, टुलुवा, अराविडू, एसएसटी लास्ट में ये आएगा। अराविडू डायनेस्टी में खैर कुछ खास होगा नहीं। कैपिटल क्या था विजयनगर का? बताओ, सब देखो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हम्पी। कौन से रिवर के किनारे? कृष्णा रिवर के किनारे? एकदम गलत। कौन से रिवर के किनारे? तुंगभद्रा, है ना। स्टूडेंट यहां पर खूब गलती करता है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। एकदम करेक्ट है, हरिहर 1 कहो या हरिहर एंड बुक्का कहो, सही है। कृष्णदेव राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ टुलुवा डायनेस्टी, अभी मैंने बताया। और थर्ड, अमुक्त मलयाड। अरे बहुत सही बात है। ये देखो, तुमको ये सिर्फ एक स्टेटमेंट अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, पहले भी कई बार पूछा है ये स्टेटमेंट। अमुक्त मलयाड नाम की एक बड़ी फेमस तेलुगु लिटरेचर की बुक है। हम तुमको हमेशा बोलते हैं कि भाई पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स एग्जामिनेशन का, ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के 20 से 30% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आएंगे। अमुक्त मलयाड नाम की ये जो तेलुगु बुक है, इसको लिखने वाले हैं नन अदर देन द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय। अमुक्त मलयाड लिखा भी किसके ऊपर है? अंडल नाम की एक फेमस वैष्णवाइट सेंट थी, अलवार सेंट। अलवार नयनार से कुछ याद आ रहा है? अलवार एंड नयनार। अलवार, अलवार माने वैष्णवाइट सेंट, है ना, जो भगवान विष्णु की वर्शिप कर रहे हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। और नयनार माने सेवाइट सेंट, जो भोले बाबा भोलेनाथ भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। तो अंडल के ऊपर, जो अंडल नाम की वैष्णवाइट सेंट थी, फीमेल सेंट, उनके ऊपर है अमुक्त मलयाड। करेक्ट। द सिटी ऑफ हम्पी, द कैपिटल ऑफ विजयनगर, वॉज सैक्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तलाईकोटा। एक्चुअली देखो, ये भी सही है, बैटल ऑफ तलाईकोटा में तुमको भी थोड़ा समझाऊंगा। ये बैटल ऑफ तलाईकोटा टुलुवा डायनेस्टी के ही टाइम में होती है, बट इस बैटल ऑफ तलाईकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी खत्म हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 3 आर करेक्ट है यार। करेक्टेड ढूंढना था ना, हाँ, इनकरेक्ट ढूंढना होता तो नन ऑफ द अबव चूज करते, है ना। बूझना है सब, यहाँ पे कंफ्यूज आना नहीं। चलो, बैटल ऑफ तलाईकोटा की बात कर ले जरा। अराउंड 1565 में, जनवरी 23, 1565 को बैटल ऑफ तलाईकोटा होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बड़ा पॉपुलर नाम है, राक्षसी तंगड़ी। राक्षसी तंगड़ी के नाम से हम बैटल ऑफ तलाईकोटा को जानते हैं, जो कि कृष्णा रिवर के पास है। कैपिटल ऑफ विजयनगर हम्पी, तुंगभद्रा के पास। और बैटल ऑफ तलाईकोटा जो राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है, वो किस रिवर के पास हुआ? तलाईकोटा। तलाईकोटा कृष्णा रिवर के पास। बढ़िया। ये जो बैटल है, बैटल ऑफ तलाईकोटा, यहां पे एक तरफ विजयनगर एम्पायर की आर्मी थी और दूसरी तरफ थे डेक्कन के रूलर्स। कौन कौन? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बिडार। ये मुस्लिम किंगडम था डेक्कन का, और सामने था विजयनगर एम्पायर।
ये चारों किंगडम मिलकर विजयनगर से लड़ती है। विजयनगर इस बैटल में हारता है और हम्पी रूइंस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर वो हम्पी रूइंस, समझ रहे। इस टाइम में विजयनगर एम्पायर के रूलर थे सदाशिव राय। हालांकि एक्चुअल रूलर सदाशिव राय नहीं थे, एक्चुअल पावर था उनके मिनिस्टर आलिया रामा राय के बारे में, इसलिए हम उनको डिफेक्टिव रूलर बुला सकते हैं। मतलब राजा नाम से तो कौन था, सदाशिव राय थे, पर काम से राजा का पावर किसके हाथ में था, उनके मंत्री आलिया रामा राय के हाथ में। सोचो ये मंत्री हैं फिर भी अपने नाम के आगे राय लगा लिया है। राय टाइटल राजा लोग लगाते थे, पर ये मंत्री जी भी अपने नाम के आगे लगा लिए, कितने पावरफुल होंगे। और ये मंत्री जी की पॉलिसी थी जो इंटरफेयर कर रहे थे, और बाकी कई रीजन्स थे, इधर डेक्कन के मुस्लिम किंगडम्स और इधर विजयनगर एम्पायर के बीच के डिफरेंस बढ़ रहे थे। बैटल ऑफ तलाई कोटा होता है, उसके बाद विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी खत्म हो जाती है। हालांकि विजयनगर एम्पायर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये टुलुवा डायनेस्टी के टाइम में है। उसके बाद एसएसटी के बाद क्या आएगा, अराविडू, तो वो बचा रहेगा, बट ग्लोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जहां पर भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका भी आंसर करना। Which famous ancient Indian physician is considered one of the principal founder of Ayurveda and authored the संहिता? संहिता किसने लिखी, संहिता, है ना। और आयुर्वेद के प्रिंसिपल फाउंडर भी माने जाते हैं। एक्चुअली में देखो आयुर्वेद में ना कई फेमस इंडियन हमारे जो विद्वान थे उनका कंट्रीब्यूशन है, बट फिर भी अगर हम एक नाम चूज करने को हमको बोला जाए तो हम कौन सा नाम चूज करेंगे, चरक। क्योंकि जो महर्षि चरक थे, चरक इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ आयुर्वेद एज वेल एज ही हैज रिटन चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद में लिखी गई सबसे एंशिएंट बुक मानी जाती है। हालांकि आयुर्वेद के बारे में वेदों में भी मेंशन्ड है, बट फिर से अगर हम आयुर्वेद को एक सेपरेट अगर मेडिकल साइंस में सेपरेट करें तो हम यहां पर किनका नाम लेंगे, चरक के चरक संहिता का नाम लेंगे। बाकी सुश्रुत जो है इन्होंने भी आयुर्वेद पे अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन ये ना एक्चुअली में सर्जरी से रिलेटेड हो जाएंगे, सर्जिकल आयुर्वेदिक साइंस से रिलेटेड। आयुर्वेद में भी सर्जरी के बारे में मेंशन था, उसका कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, सुश्रुत को। महर्षि पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि योग फिलॉसफी के फाउंडर हैं। योग फिलॉसफी, अगेन योग सिर्फ प्राणायाम करना और आजकल जो जिम में चल रहा है उसको योग नहीं बोलते हैं। योग इज इटसेल्फ अ फिलॉसफी। क्लास में तुमको पढ़ाया है योग फिलॉसफी के बारे में, कभी यूट्यूब पर भी तुम्हें फिलॉसफी करवाएंगे, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसमें हम षड दर्शन पढ़ेंगे, 6 दर्शन के बारे में। और जो हमारे आर्यभट्ट हैं ये तो अलग विद्वान है, इनका आयुर्वेद से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। आंसर हम क्या होगा हमारा, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा किसके ऊपर, उपारिकार के ऊपर। बड़ा अच्छा, देखो ये क्वेश्चन इतना है, इसमें 99% स्टूडेंट गलती करेगा, लेकिन तुम आज पढ़ के जाओगे तो आगे गलती नहीं करोगे। क्योंकि यहां पे स्टूडेंट पता है क्या देखेगा, वो उपारिकार नहीं देखेगा, वो सबसे पहले देख लेगा उपारिका। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उपारिका एक्चुअली में जो इनका प्रोविंस होता था ना, उसको हेड को हम बुलाते थे। गुप्ताज के टाइम में जैसे भुक्ति नाम का एक टर्म है, भुक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोविंस बुला सकते हैं। तो जो भुक्ति का हेड है वो कहलाता था उपारिका, पर यहां पर उपारिका नहीं है, यहां पर क्या है, उपारिकार। कार, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, अंग्रेजी में कार हो गया है, उपारिकर ये एक टाइप का कर है, एक टाइप का टैक्स है। अब आंसर ढूंढ के बता दो। इट वॉज अ वॉलेंटरी ऑफरिंग बाई पीपल टू द किंग, नहीं, वॉलेंटरी ऑफरिंग जो थी ये गलत है, इसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, अभी बताएंगे तुमको। इट वॉज एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, करेक्ट। कर, एक्स्ट्रा टैक्स आना चाहिए, ये आंसर यहीं पे आपको मिल गया। बाकी ये जो 1/6 लेने वाला पार्ट है इसको भाग बुलाते हैं, ठीक ना। देखो यहां पे तुमको गुप्ताज के टाइम में क्या क्या टैक्सेशन वाला चल रहा था वो भी हम बता दिए। उपारिकार, एडिशनल टैक्स, एडिशनल सेस, उपारिकर, राइट। भाग जो है वो 1/6 पार्ट, मतलब 1/6 पार्ट राजा को देना होता था टोटल प्रोडक्शन का। वॉलेंटरी ऑफरिंग को हम बलि बुलाते थे। वैसे भी देखो इसको ऐसे याद रखो कि जब आप पशु बलि वैसे नहीं ज्यादा पॉपुलरली की जाती है, पर फिर भी कुछ टेम्पल्स हैं या कुछ कल्चर है जहां पशु बलि का प्रावधान अभी भी है, ठीक ना। पशु बलि ना सही मान लीजिए आप कोहरा से, कद्दू से भी बलि दी जाती है ना, ये भी कल्चर में है कि नहीं, समझ रहे हो। या आप भगवान के मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो आप वॉलेंटरली चढ़ाते हो ना, भगवान तो आपसे नहीं बोलते कि आप यही चीज चढ़ाओ, वो तो हम अपने तरफ से जितनी हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारी मतलब क्षमता है, जितना हमारे पास अभी पैसा है, जो भी हम उसके अकॉर्डिंग वॉलेंटरी ऑफरिंग देते हैं।
तो बलि आप ऐसे याद रखिएगा कि बलि भी जो चढ़ाई जाती है, चाहे वो फल फूल का हो या पशु का हो, है ना, वो वॉलंटरी है। और यहाँ गुप्त रूलर्स के टाइम में भी जो वॉलंटरी ऑफरिंग लोग देते थे राजा को, उसको क्या बोलते हैं हम? बलि। और विष्टि, विष्टि माने होता था फोर्स्ड लेबर। तो 4 टाइप की मेनली आपको याद रखना है। एक उपारी कर या उपारी कार, ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था। बलि वॉलंटरी ऑफरिंग हो गया, विष्टि फोर्स्ड लेबर वाला ऑफरिंग हो गया, और 1/6 पार्ट देना, ये क्या हो गया भाई? भाग। याद रखोगे? याद रखना ही पड़ेगा बाबू, एग्जाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा था रीत के बारे में। याद करो, क्लास में तुमने प्रैक्टिस करा है, नहीं करा है तो आज कर लोगे। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, और यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, धर्म एंड रीत। वहां पे कई लोग RITA देखकर सोच लिए करे ये रीता जी कौन है? हमारा नाम तो रीता नहीं है। रीता कई लोगों का नाम होता है, हमारे आसपास में, हमारे घर में भी नाम होता है। तो रीता यहां नहीं है, यहां एक्चुअली क्या है? रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, रीत है, रीता नहीं है। Which of the following god is referred as ऋतस्य गोप? गोप मतलब तो यहां हो गया मुखिया, राइट, प्रोटेक्टर। ये गोप जो प्रोटेक्टर है, जो मुखिया है, जो सबकी रक्षा कर रहा है। और ऋतस्य गोप किसको बुलाया जा रहा है? जो कि एक्चुअली में ना नेचुरल लॉ को कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। ऋग्वेद में या बाकी जो वैदिक लिटरेचर थे, जो अर्ली वैदिक लिटरेचर थे, जिनको पहले लिखा गया, वह नेचुरल फोर्सेस की बात हो रही थी, सूर्य की, अरुण की, वरुण की। और ये ऋतस्य गोप का आंसर भी वही है, वरुण देव। वरुण देव को बोला जाता था कि वही नेचुरल ऑर्डर को, नेचुरल लॉ को, कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं। उन्हें हम ऋतस्य गोप के नाम से बुलाते हैं। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गया भाई। अच्छा, अलेक्जेंडर ने किस, हाँ, विच एरिया डिड अलेक्जेंडर ग्रांट टू किंग पुरुराज? पोरस और पुरु, इसके साथ लड़ाई हुई अलेक्जेंडर की। पूरी दुनिया जीतने वाला भारत आकर फिर खाली हाथ लौट गया था। डोनाल्ड ट्रम्प क्या चीज है फिर। चलो, कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ हिडेस्पस। और इस बैटल ऑफ हिडेस्पस में वैसे अलेक्जेंडर ने पुरु को हरा तो दिया था, पर उसकी बहादुरी देखकर, उसकी निडरता देखकर अलेक्जेंडर ने वापस कर दिया था उसको टेरिटोरी। कौन से रीजन का टेरिटोरी? झेलम और चेनाब के बीच का जो टेरिटोरी है ना, वो वापस कर दिया था। इसी झेलम, इसी को यहां ग्रीक सोर्सेस में किस नाम से बुलाया गया? हिडेस्पस के नाम से। और चेनाब माने एसेसिन्स के नाम से। तो झेलम और चेनाब के बीच की जो टेरिटोरी है, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक की राइट बैंक? बताओ। अच्छा चलो, हम तुमको बता देते हैं कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस की एक साइड की ट्रिब्यूटरी होगी। नहीं बताएंगे, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक तुम बताओगे। तो मुझे ये बताओ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज अगर लेफ्ट बैंक है तो राइट बैंक में कौन सी है? और अगर ये राइट बैंक है तो लेफ्ट बैंक में कौन सी है? ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। झेलम को हिडास्पस बुला रहे हैं और चेनाब को एसेंस बुला रहे हैं ग्रीक सोर्सेस में। इन्हीं दोनों के बीच की जमीन पुरु को वापस कर दिया था अलेक्जेंडर ने। बहुत बढ़िया। यहां से हमको एक और चीज याद रखना है, ये ओल्ड नेम वैदिक लिटरेचर में जो इन 5 नदी का जो नाम है ना, ये कई बार पूछा गया है। अभी वो इस बार भी यूपीएससी पूछा था पिछले साल, है ना, बाकी कई स्टेट पीसेस में। झेलम को हम किस नाम से बुलाते हैं? वितास्ता के नाम से। एकदम इसको रट लेना है, दिमाग में ठूस लेना है। चेनाब को हम किस नाम से बुलाते हैं? अस्किनी के नाम से। रावी के बारे में तो कईयों बार पूछा है, पुरुषनी। ब्यास विपास, ब्यास विपास हो गया ना, ब्यास विपास राइम। एंड सतलज को सुतुद्री। तो मेनली देखो बाबू, तुमको ना ऊपर वाला 2 को याद रख लो, झेलम को वितास्ता और चेनाब को अस्किनी। रावी के बारे में पुरुषनी इसको बोलते हैं, बहुते बार पूछा है। और ब्यास और विपास तो वैसे भी राइम कर रहा है। सतलज को सुतुद्री बुलाएंगे, ऐसे देख रहा है, याद हो जाएगा। ऐसे करके दिमाग में रख लो, देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं गलत होगा। पूछ रहे हो? ये देखो क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड। अशोक आज हाई ऑफिसर्स वेंट ऑन नृक चतन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। नृक चतन, नृक चतन एक्चुअली में क्या था ना, ये ना विजिट होता था। इसको हम ऑफिशियल विजिट बुला सकते हैं अंग्रेजी में। कितना बढ़िया है। सिविल सर्विसेज देखो अशोक ने कितना बढ़िया बनाया था, क्या ब्रिटिश बना के गए, उससे बढ़िया था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट इन उज्जैनी एंड तक्षशिला इन एवरी 5 years, है ना। नृक चतन ऑफिशियल विजिट पे भेजता था, या ऑफिशियल विजिट के लिए नृक चतन को अपने ऑफिसर्स को बोलता था कि भाई जाओ तुम विजिट करो। ये कई बार ना ऑफिशियल विजिट के साथ साथ पोस्ट का भी नाम होता था। नृक चतन पोस्ट का भी नाम है और नृक चतन ऑफिशियल विजिट का भी नाम, दोनों चीज का नाम है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट इन उज्जैनी एंड तक्षशिला इन एवरी। यहां बड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। यूजुअली में देखो, जब हम अशोक के मेजर एडिक्ट की बात करते हैं ना, यहां देखो मैंने समझा रखा है
कि अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 3 में हमको मालूम पड़ता है कि अशोक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन टू नृग चतन की बात कर रहा है, और वो नृग चतन की बात इसलिए कर रहा है सो दैट धर्म का काम भी अच्छे से हो सके, किसी भी टाइप की दिक्कत लोगों को ना हो, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे जमीन के विवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड। इसलिए ऑफिशियल टूर हमेशा ऑफिसर्स का रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, नृग चतन होते रहना चाहिए। तो उसके लिए उसने जो नॉर्मल टाइम पीरियड फिक्स किया था वो किया था 5 ईयर। लेकिन कुछ रीजन जो थे, नॉर्मल टाइम पीरियड है 5 ईयर का, कुछ रीजन है जैसे तक्षशिला एकदम बॉर्डर पे पड़ रहा है उधर नॉर्थ वेस्ट में, उज्जैन इधर पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, अभी कैपिटल उज्जैन, अरब सागर के एरिया को तुम कंट्रोल कर सकोगे उज्जैन पे कंट्रोल रखकर। तो उज्जैन और तक्षशिला जो इधर फ्रंटियर रीजन में पड़ रहे हैं, यहां पर ना रिबेलियन काफी होते रहता था। याद करो अशोक जब प्रिंस था तब तक्षशिला के रिबेलियन हुआ था, उसका भैया डर के भाग गया था, कौन, सुसीम, फिर अशोक ने बचाया था। तो इसलिए उसने बोला कि इन जगहों पर 3-3 साल पे तुमको करना पड़ेगा नृग चतन, है ना ट्रिकी क्वेश्चन, यूजुअली 5 साल पे और उज्जैन तक्षशिला में 3 साल पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमसे पूछ रहा था उज्जैन तक्षशिला का, क्या चूज करेंगे, 3, 5 नहीं चूज करेंगे, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज एसोसिएटेड विद किंग कनिष्क, कनिष्क से रिलेटेड कौन से स्कॉलर एसोसिएटेड है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिया वाला था, इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूजिया जाएगा क्योंकि बाकी भी स्कॉलर्स कनिष्क के रिलेटेड है। कनिष्क ही वो था राजा कुषाण डायनेस्टी का, के फॉर कुषाण, के फॉर कनिष्क, जिसने के फॉर कश्मीर में कुंडल वन भी के फॉर हो गया, यहीं पर इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुबंधु, राइट, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे अश्वघोष। अब दोनों तो एसोसिएट हो गए, बट फिर भी अगर हम देखें तो जो अश्वघोष साहब थे ना, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कनिष्क के प्रिंसिपल एडवाइजर हुआ करते थे, वो कनिष्क को फिलोसफिकल एडवाइस देने का काम करते थे। इसलिए ज्यादा सुटेबल आंसर हम क्या चूज करेंगे, अश्वघोष। अदरवाइज वैसे वसुबंधु भी थे ही, बट वो डायरेक्टली प्रिंसिपल एडवाइजर जैसे नहीं थे। आंसर क्या चूज करेंगे, अश्वघोष। अश्वघोष वसुबंधु दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है कनिष्क के लाइफ में या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए, ये प्रेसिडेंट रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम बताओगे कि दिगांग और बुद्ध घोष जो थे इनका क्या रोल था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए मिडाइवल हिस्ट्री का भी डाल दिया है, ठीक है, एंशिएंट का हमने सब डिस्कस किया, एक मिडाइवल का डाल दिया है, और एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके आगे आने वाला। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मनसबदार, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, खूब पैसा मिलता था इनको। जैसे एक फेमस मनसबदार मान सिंह, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे मनसबदारी सिस्टम में 2 चीज याद रखना, यहाँ पे जट एंड सवार के अकॉर्डिंग मनसबदार का अपॉइंटमेंट होता था। जट माने रैंक, सवार मतलब नंबर ऑफ कैवलरी मैन, घुड़सवार जितना रैंक होगा, जैसे जो हेड कांस्टेबल बनेगा उसके अकॉर्डिंग उतने कांस्टेबल उसके पास रहेंगे, जो एसपी बनेगा उसके अकॉर्डिंग, एसपी के रैंक के अकॉर्डिंग उतने सिपाही उसके साथ रहेंगे, एसआई उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर भी जब तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुमको अपने साथ वाले लोग मिलते हैं, यहाँ पर भी मनसबदार में वही होता था, जितना आपका जट मतलब जितना रैंक उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा घुड़सवार, उसके अकॉर्डिंग आप घुड़सवार रख सकते हो। पेमेंट 2 टाइप से करता था ये मनसबदार को, एक डायरेक्ट कैश दे देने का, खूब पैसा देता था, और जिसको कैश नहीं दे सकता था उसको कोई जमीन का एरिया दे देता था, जागीर। तो कुछ मनसबदार को जिनको कैश पेमेंट नहीं मिल रहा है उनको जागीर से पेमेंट मिलता था, है ना। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द मनसबदारी सिस्टम वाज अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज। एकदम देखो सही बात है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो दिख ही रहा है, मिलिट्री सर्विसेज भी होता था। जैसे मैंने बोला ना कि मान सिंह बैटल ऑफ हल्दी घाटी में रिप्रेजेंट करने आएगा अकबर को, तो अब मान सिंह जो था ना हाई रैंकिंग मनसबदार था। अकबर के टाइम में मनसबदारी में जो जट है ना, जट का मैक्सिमम लिमिट था 5000, राइट, लेकिन मान सिंह जो है उसको एक्सेप्शनली 7000 रैंक दिया गया था। मतलब वो कितना मैक्सिमम सोचो घुड़सवार रख सकता है, 7000, कितनी बड़ी आर्मी होगी, 7000 पहले बहुत बड़ा होता था बाबू, अभी बड़ा है, इतना घुड़सवार ही अपने साथ रख सकता था, सैनिक रख सकता था। तो ये राजा को बैटल में भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, करेक्ट है। अकबर इंट्रोड्यूस द दहसाला सिस्टम, बिल्कुल दहसाला सिस्टम लैंड रेवेन्यू का इसी ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसके तरफ से इसके जो मंत्री थे टोडरमल, उसने टोडरमल, राइट, तो टोडरमल साहब ने दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 10 साल के प्रोड्यूस के बेसिस पर आपके आगे का लैंड रेवेन्यू रेट फिक्स किया जाएगा। जमीन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और फिर लैंड रेवेन्यू रेट फिक्स किया जाएगा। वैसे जागीरदारी सिस्टम, द जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व ग्रांटिंग लैंड असाइनमेंट टू मनसबदार इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी। वही जो पहला वाला पार्ट मैंने तुमको बताया, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट चूज करना है, आंसर क्या होगा, ऑल 3। मुझे अब ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन।
यहां एक स्टेटमेंट दिया है, और ऐसे स्टेटमेंट देखो, ऐसा स्टेटमेंट ना तुमको हर स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, हर जगह मिल जाएगा। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड, मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर इफ वी क्रॉक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग, कि हम खाली मेढक के जैसे ऐसे उछलते रहे तो फिर हमको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ऐसा किस फ्रीडम फाइटर ने, किस लीडर ने बोला था? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, औरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, तीनों ही गरम दल वाले हैं, तीनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो यहां पर आंसर सोच समझ के देना है, क्योंकि नरम दल वाले होते तो फिर ऐसा स्टेटमेंट तो का ही देते। ये गरम दल वाले कि बहुत हो गया बात, अब मुलाकात नहीं हुआ तो सीधे पड़ेगी लात, राजकुमार साहब वाला डायलॉग के अकॉर्डिंग। तो ये आंसर तुमको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं अगले सेशन में क्लियर कर दूंगा। आज के लिए पीवाईक्यू डिस्कशन में यही था। अपकमिंग हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए बिहार पीसीएस से लेकर आसाम पीसीएस से लेकर, आसाम पीसीएस तो पहले है 5 जुलाई को, फिर बिहार पीसीएस 26 जुलाई को, बाकी यूपीएससी के और भी जो एग्जामिनेशंस हैं या बाकी स्टेट पीसीएस, सबके लिए काम आने वाला है। अच्छे से देखो, पढ़ाई करो। ओके, जय हिंद।